नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज एजुकेशन कॉन्क्लेव। अब देखिए, मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, उनका इंट्रोडक्शन तो मैं कराऊंगा, वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। देखिए, देश में इस वक्त करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं। उनमें से करीब 90 करोड़ लोग इस वक्त इंटरनेट यूज करते हैं या डिजिटली कनेक्टेड हैं। और इतने बड़े देश में जब इतनी बड़ी आबादी कनेक्टेड हो सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, तो वाकई में एक बड़े बदलाव का संकेत वो देता है। तो कुछ टॉपिक भी हमारा वैसा ही है आज का। द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, मतलब शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका, अवसर और चुनौतियां। और इसके बात करें सोशल मीडिया की, तो हुआ ये कि जब से सोशल मीडिया आया उसने शिक्षा को और ज्यादा अप्रोचेबल बना दिया, और ज्यादा उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसकी जो रीच है दर्शकों तक, या यूं कहें कि जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं या स्टूडेंट्स उस तक पहुंचा दी है। अब जब रीच बढ़ी है तो सवाल उठता है कि चुनौतियां भी सामने आई हैं, क्योंकि जो शिक्षा दे रहे हैं और जो शिक्षा में परोसा जा रहा है शिक्षा के नाम पे, यानी कि क्वालिटी और रीच, इसमें क्या संतुलन है? और उस पर बात करने के लिए बहुत ही खास हमारे साथ मेहमान है। इन्हें परिचय का तो जरूरत नहीं, फिर भी मैं कराऊं क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। नीतू सिंह जी हैं, इंग्लिश बाय नीतू मैम, एजुकेटर हैं। यूट्यूब टीचिंग प्लेटफॉर्म में इनका जबरदस्त धमाल देखने को मिलता ही है। उसके बाद हमारे साथ वेरी यंग टैलेंटेड मोहम्मद कासिफ हैं, एजुकेटर हैं। डियर सर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप भी धमाल मचा रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब हैं, विजेंद्र चौहान जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डीयू में, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि कई लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो खुद नहीं किया बाकी लोग तो करें कम से कम। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में मैंने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया सोशल मीडिया, जिसके जरिए हर किसी तक बहुत आसानी से शिक्षा पहुंच रही है। लेकिन तभी सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है, जो इसको दे रहे हैं शिक्षा को, उनकी क्रेडिबिलिटी, दूसरा हो गया क्वालिटी, और जो कंटेंट परोसा जा रहा है उसकी कितनी विश्वसनीयता है। सभी तीनों से सवाल है। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं, फिर सर तक जाएंगे। जब आप अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं तो आप 10-15 मिनट में ही पढ़ के समझ जाते हैं कि क्वालिटी क्या दिया जा रहा है और ये टीचर सही है कि नहीं। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग भी बहुत पुअर बैकग्राउंड से आप हो, बहुत स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ हो, तो आप समझ नहीं पाते। तो ये जो मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो बहुत बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास क्वालिटी और कंटेंट्स नहीं होता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जितने भी ऑफलाइन के टीचर्स थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे ऑफलाइन, जब वो सोशल मीडिया पे आए तो वो उस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आज जो बच्चा है वो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को एक साथ चाहता है। क्योंकि उनके पास जब मोबाइल है तो वो किसी और दूसरे चैनल पे चले जाएंगे, आपको वो क्यों देखेंगे? तो इसीलिए एक तो सबसे पहले बच्चे खुद भी नहीं जज कर पा रहे हैं कि कौन सही टीचर है और कौन सिर्फ रबिश परोस रहा है सिर्फ एजुकेशन के नाम पे। तो थोड़ा तो ये दिक्कत है सोशल मीडिया में, तो ये दिक्कत है। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल बना दिया। जो पहले बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे दिल्ली या जयपुर या बड़े शहर जाना, अब वो घर पे बैठ के अपने मोबाइल से उस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और टीचर्स के लिए भी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बहुत हम सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स बहुत महंगे होते थे। तो हमें अपने क्वालिटी एजुकेशन किस तरह का हम कंटेंट्स दे सकते हैं, ये दिखाने का एक बहुत सुविधाजनक मीडिया मिल गया है जो यूट्यूब है और फेसबुक वगैरह है। तो मुझे लगता है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स तो दोनों ही है। मोहम्मद कासिफ, आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि टीचिंग असल में होती क्या है। हम लोगों को अभी तक टीचर का रोल ही नहीं समझ आता है। टीचिंग इज नॉट जस्ट लाइक डिलीवरिंग और इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये वो नहीं है। टीचिंग तो एक आर्ट होती है, टीचर एक आर्टिस्ट होता है, हमें उसे आर्टिस्ट की तरह समझना चाहिए। जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, अपनी आर्ट परफॉर्म करता है और दुनिया देखती है, एक समा बांध देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मूवी होती है, मूवी शुरू होती है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर आगे मूवी बढ़ेगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे,
एंड देन लास्ट में क्लाइमैक्स होगा। ऐसी एक टीचिंग की वीडियो भी होती है, या मैं कहूं कि एक टीचर की क्लास होती है जहां पे सबसे पहले वो आपको टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराएगा, फिर और आगे लेके जाएगा, और इस दौरान जितनी भी उसकी ऑडियंस होगी, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, वो उसके साथ बंध जाते हैं। एक समा सा बन जाएगा कि एक मूवी दिखाई जा रही है, एक पिक्चर दिखाई जा रही है, और लास्ट में वो टीचर अपनी आर्ट परफॉर्म करेगा, और वो आर्ट परफॉर्म इस तरह से करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुंचाना चाहता था वो आप तक पहुंचा देगा। ये होती है टीचिंग, ये होता है टीचर। तो टीचर एक आर्टिस्ट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने वो आर्टिस्ट ज्यादा पैदा नहीं किए हैं, हमारे पास वो आर्टिस्ट की कमी है। आज भी मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े एडटेक्स बन चुके हैं, होने भी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन, ये सब कुछ है। बहुत अच्छा एक बोला, एडटेक के बारे में बात की है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इस पर हमें चर्चा आगे करनी है, इसलिए मैं आपको यहीं पे थमा रहा हूं, क्योंकि फिर हमारा वो विषय रुक जाएगा। ठीक, मैं सर के पास चलता हूं। प्रोफेसर सर। सी अमित, आई एम थैंकफुल कि आपने इस बात से बातचीत शुरू की है, और इस संयोग को भी देखिए कि हम इस बातचीत को स्कोप के ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, विच इज सपोज टू बी अ पब्लिक एंटरप्राइज थिंग। जिस क्वालिटी की बात आपने की है, और ये एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि दुनिया के किसी और देश में एक शिक्षक को ऐसे ही शिक्षक बनने की अनुमति नहीं दी जाती। शिक्षण जो है वो एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं और जिन विद्यार्थियों से डील कर रहे हैं, उनमें से कई बार विद्यार्थी बहुत छोटे हैं, और वो अपने लिए ना तो तय कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, और ना ही वो उनमें वह विवेक अभी पैदा हुआ है कि वो तय कर सके कि ये एक अच्छा शिक्षक है और ये उतना अच्छा शिक्षक नहीं है। इसलिए इस क्वालिटी को इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट की। और फॉर एग्जाम्पल मेरी बिटिया मास्टर्स कर रही है ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन में, और वहां उनको पहली बार किसी स्टूडेंट से मिलने से पहले इस सर्टिफिकेशन की जरूरत है कि यह शिक्षक वास्तव में इस लायक है कि इसके जिम्मे कुछ विद्यार्थी छोड़े जा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको नुकसान पहुंचा देगा। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर डूइंग नन ऑफ इट। एनीबॉडी जस्ट कैन बार्ज इन विद सिंपल मोबाइल फोन, और उसके बाद वो तय कर सकता है कि वो जो कर रहा है, वो चाहे भूत चुड़ैल सिखाने लगे, चाहे वो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो रहा है आजकल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अंधविश्वास सिखा सकता है, वो हेट्रेड सिखा सकता है, नफरत सिखा सकता है, और ही और शी कैन गेट अवे विद इट। That should not have been allowed, because it's a responsible task to do. Thankfully, I studied education from the best institution possible in education, CIE, Central Institute of Education, where Professor Krishna Kumar, Professor Anil Sadgopal, Professor Armi Sharma, and other wonderful educationists taught me what education is. And to me, for example, I was taught in day one that education means the one who is able to evoke the critical thinking in the students. And that's what I believe is the role of the teacher is, not just passing on information, as Kashif just said, कि आप केवल सूचना दे देंगे, it's not education. And it's not just even the art of communication. Art of communication is important, very important, and we all three are using it as much as possible in our capacity. लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। सवाल है कि क्या हम विवेक दे पा रहे हैं? क्योंकि उन्माद देना सबसे आसान होता है। आप उन्माद बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आप किसी भी प्यारे से बच्चे को आप दंगाई बना सकते हैं, जरा सा जोश दिला दीजिए, वो उन्मादी हो जाएगा, और वो आपको फॉलो भी करेगा क्योंकि आप उससे वो उन्माद दे रहे हैं। बट इज दैट द सोसाइटी वी वांट? टू मी, एजुकेशन इज अ सीरियस बिजनेस। यस, इट इज अ बिजनेस, पार्ट ऑफ इट इज डेफिनेटली बिजनेस, एंड इट हैज टू बी बिजनेस, लेकिन इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। और इसी वजह से जब हम ऑनलाइन की दुनिया में टीचिंग करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में दरअसल ऐसे चेक एंड बैलेंसेस हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप कुछ भी कह के निकल नहीं सकेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन की टीचिंग की बात की जाए तो आई बिलीव दैट स्टेट हैज अ लार्जर रोल टू प्ले इन रेगुलराइजिंग द टीचिंग थिंग। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कंटेंट करने लगी, मैं ये नहीं कह रहा कि गले पर सवार हो जाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेंसरशिप ले आइए, नन ऑफ इट। लेकिन वी नीड टू हैव regularization when it comes to कि आप किसे पढ़ा चाह रहे हैं। I'm not at all talking about degrees here. I'm talking about your ability, your sensitivity. तो मेरे हिसाब से वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वरना कोई भी खड़ा हो जाएगा और वो आपको ये बताना शुरू कर देगा कि देखिए आपके दुश्मन वो रहे और उस मोहल्ले को जाइए और जला दीजिए। बिल्कुल तुच्छ। तो बखूबी आप तीनों ने ही पहले जो सवाल था, जो पहले जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों का बखूबी आप लोगों ने समझा, लेकिन एक और चुनौती है
वो है क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी आई है सोशल मीडिया की वजह से। इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स खड़े हुए हैं, जैसे कि नीतू मैम आप कर रहे हैं। और चुनौती तो इसमें भी होगी कि इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म को चलाना, और इतने बड़े बड़े एजुटेक कंपनीज यहाँ पर जो है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनके साथ क्या आपके पास चुनौती आती है, क्या रणनीति आती है कि आप उनके साथ compete करें? इनफैक्ट हम लोग जो पढ़े थे स्कूल में, वो पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस, कि अगर आप कोई चीज 100 रुपये में खरीद रहे हो और 200 रुपये में बेच रहे हो तो 100 रुपया उसमें प्रॉफिट होता है। मुझे एडटेक के मामले में लिटरली शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये लोग को 500 करोड़ फंडिंग हो जाती है, 1000 बंद कर देते हैं, 500 का लॉस है, फिर उनको फंडिंग आ गया। तो ऐसे तो बहुत ही आसान है कोई भी बिजनेस चलाना, क्योंकि आपको पैसा का इनफ्लो आता रहेगा और आप उसको सिर्फ बर्न करना है, आपको कुछ नहीं करना है, और एडवर्टीजमेंट करना, और ऐसी ऐसी जगह एडवर्टीजमेंट करना जहां पे आपके स्टूडेंट्स भी नहीं है। तो हमने जब 1-2 एडटेक कंपनी को बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होते और फेल होते देखा, तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने बचपन में पढ़ा था वो ज्यादा काम की चीज है रादर दैन जो ये आजकल चल रहा है। और बिजनेस ऐसे नहीं चलता कि आप बस अंधाधुंध पैसे खर्च करिए और सबको बताइए हम क्या है। पूरे दुनिया भर के, पूरी इंडिया भर के सारे टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आइए, बच्चा खुद कंफ्यूज रहे कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, तैयारी कैसे करनी है, और इनफैक्ट इसको बहुत ग्लैमराइज कर दे। जैसे आजकल सर आपको पता होगा कि यूपीएससी की तैयारी एकदम ग्लैमराइज्ड है, और ऐसे ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने, जो फ्रैंकली मैं बता दूं आपको कि वो जैसे हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं एसएससी का, वो भी नहीं निकाल सकते। तो ये एक ग्लैमराइज करवा के हम लोग सभी बच्चों को ये बता देते हैं कि देखो तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। मेरा मानना है कि जैसे अभी इसके पहले जो बात हुई थी आईआईटी की और नीट की, सभी बच्चे सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो जा सकते हैं सिविल सर्विसेज में, या जा सकते हैं नीट पास करके और आईआईटीज में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत एवरेज होते हैं, लेकिन उनको शायद ये भी पता नहीं है कि करीबन हर साल भारत में 70 से 80 हजार वैकेंसीज निकलते हैं उनके लिए, जो 10वीं पास है, जो 12वीं पास है, और जो ग्रेजुएशन किए हैं और नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं। तो इनफैक्ट अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और दूसरी बात है, जो एडटेक कंपनीज आ रहे हैं, एडटेक कंपनीज को मैं बस यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है, और क्या वो लोग बहुत बड़े कंपनीज है, मैं कोई हैसियत नहीं रखती हूं उनको कुछ बोलने का, लेकिन मैं मानती हूं कि रातों रात फिर वो गायब हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो वहां पे पैसे फंसा के वो रोते हैं कि अचानक बंद हो गया सब कुछ, कहां चले गए पता नहीं। और फिर आपने देखा ही होगा टेलीविजन वगैरह में फ्रस्ट्रेट होके उनके कोई टीवी उखाड़ के ले जा रहे हैं, कोई कुछ उखाड़ के ले जा रहे हैं उनके ऑफिस से। तो ये सब ना हो, अच्छे टीचर्स के साथ इन प्लेटफॉर्म्स को बेस्ट एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ दौड़ते हैं, ये भी दौड़ते हैं वही वायरल टीचर्स के पीछे। लेकिन मुझे तो कहना चाहिए कि जैसे कि आसिफ भाई ने बोला, कासिफ भाई ने बोला कि किस तरह से वो आर्टिस्ट होना चाहिए, है ना। तो कासिफ भाई आपके लिए भी तो चैलेंज कम नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अपने एक यूट्यूब चैनल को चलाना, एजुकेटर होना, उनके पास मार्केटिंग के लिए जैसे बताने के हजारों करोड़ रुपए हैं, आपके पास तो नहीं है। तो क्या रणनीति आप अपनाते हैं, वो आर्टिस्ट या वो कलाकारी क्या है? एक्चुअली मेरे लिए कोई चैलेंज है ही नहीं। उसका रीजन ये है कि टीचिंग विद द टाइम इवॉल्व हुई ही नहीं है, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया है। टीचर्स ने कुछ नया करने की कोशिश आज भी नहीं की है। अगर कोई टीचर जरा भी फेमस होता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहला काम ये करता है कि अपना कोई पेड कोर्स ले आते हैं, एडटेक बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। टीचिंग कहां इवॉल्व हुई इस सब में? जैसे कि हम सब ने 3 इडियट्स मूवी देखी है, सब लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें फुनसुक वांगड़ू थे। कहां है फुनसुक वांगड़ू? रियल लाइफ के फुनसुक वांगड़ू कहां है, कितने हैं? हम बात करते हैं टीचर्स की, फेमस टीचर्स की। कोई भी टीचर अपनी टीचिंग की वजह से फेमस है क्या? कितने ऐसे टीचर्स हैं जो अपने टीचिंग स्टाइल की वजह से फेमस हैं? दे आर फेमस फॉर सम अदर रीजंस एंड दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए चैलेंज नहीं है, रीजन आर्टिस्ट नहीं है। टीचिंग के लिए जो पैशन होना चाहिए कि यार मुझे डिफरेंट स्टाइल में टीचिंग करनी है, कुछ प्रैक्टिकल करना है, एक अलग अंदाज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुझे कुछ नया करके दिखाना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो चीज नहीं है। कोई टीचर ऐसा कर भी रहा होता है तो अचानक उसे लगता है रातों रात कि मुझे तो इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है, करोड़ों कमाने हैं,
और उसे कमर्शलाइज कर देना है, और वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये बहुत हो रहा है। जो कर रहे हैं एडटेक भी हैं, जो बड़ा बनाना चाहते प्लेटफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं बनाए, लेकिन जब हर कोई यही करने लग जाएगा, टीचिंग कब इवॉल्व होगी? हमें नया फुनसुक वांगड़ू चाहिए, और उसके लिए हम सबको ही कोशिश करनी होगी। चौहान सर, क्योंकि आपके पास एक ऐसी क्वालिटी है जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों के पास होती है। आप फिजिकली भी क्लास ले रहे हैं, आप डिजिटली भी क्लास ले रहे हैं। इन दोनों के बीच की जो खाई है, वो आपको गैप क्या लग रहा है? वो जो गैप है, उस गैप को कोई है जो भर पा रहा है, या फिर दोनों में क्या चुनौतियां अलग अलग आती हैं आपके लिए? देखिए अमित, कई चुनौतियां तो बहुत स्पष्ट समझ में आने वाली चुनौतियां हैं। आई मीन जैसे करेक्शन, मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता हूं। मैं आई एम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आई टीच यूजुअली ऑफलाइन, दे मे बी समटाइम ऑनलाइन इन द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये सही है कि मैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हूं, ये यूट्यूब पर भी हूं और बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे भी हूं। सो इनके जो इंटरसेक्शंस हैं उन्हें काफी क्लोजली मैं देख रहा हूं। और एज ए टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर हम बात करें, तो जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में यह आती है कि ऑनलाइन ने बिकॉज ऑफ रील्स, शॉर्ट्स एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स अटेंशन स्पेन को बहुत डरावने तरीके से प्रभावित किया है। देयर वाज अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल, इवन इन ऑनलाइन एंड एज वेल इन ऑफलाइन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर विकास देवी कीर्ति। ही यूज्ड टू टेक 7 hours क्लास, 7 घंटे की क्लास, 8 घंटे की क्लास। कैन यू इमेजिन दैट? 7-8 घंटे की कक्षाएं ले पाना, हालांकि वो ऑफलाइन हुआ करती थी उस समय में। लेकिन अब सच्चाई ये है कि अगर आप ऑडियंस से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि अब लोगों के लिए यूजुअली 25 मिनट का वीडियो देखना भी, ऑफलाइन तो भूल जाइए, 25 मिनट का वीडियो देखना भी एक प्रॉब्लम हो गया है। अब उनको 25 मिनट के वीडियो में भी या तो ब्रेक करना पड़ता है या वो स्वाइप कर देते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पेन कुल मिलाकर कम हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा होता था। सच्चाई है कि टेक्निकली हम लोगों को बताया गया था कि अटेंशन स्पेन 8 से 10 मिनट होता है। इसलिए जब हम ऑफलाइन क्लास लेते थे तो वी यूज्ड टू कॉल इट कॉफी ब्रेक। हम लोग बीच में कोई जोक बोल देते थे, किसी अटेंशन को थोड़ा सा तोड़ देते थे ताकि री एस्टैब्लिशिंग द न्यू सेशन ऑफ अटेंशन हो सके, क्योंकि तभी बच्चे क्लास में जुड़ पाएंगे। नाउ इट हैज गॉन इवन लेस, समटाइम इट इज इन सेकेंड्स। अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप अच्छे समय क्लास लेते समय लोगों की आंख देखकर पहचान सकते हैं कि बहुत सारे लोग वह चीज कर रहे हैं जिसे मार्जिनल रीडिंग हियरिंग कहते हैं। वो सुन रहे हैं लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, अटेंशन की कमी है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती की तरह आया मेथोडोलॉजी में। You need to evolve your methodology in a such a way that you are able to grab this attention, because attention has become quite a valuable commodity. अब बहुत कम लोग अटेंशन ध्यान से दे पा रहे हैं, इसलिए आप एंकर्स लोग बहुत कहीं आप खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को लोग देखते हैं, पहचानते हैं और अटेंशन उनकी आपको मिलती है, बिकॉज अटेंशन बहुत कीमती चीज है और बहुत कम वक्त में अपनी बातों को पूरा भी करना पड़ता है। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। अब आपने बोला कि अटेंशन को किस तरह से अपने ओर रखें और साथ में उसको बीच में तोड़ते भी जाएं। लेकिन मैम ये बताइए, आप पढ़ाती हैं अंग्रेजी, ये बीच में जो कविताएं आती हैं, कुछ कहानी आती है, कितने कुछ आता है। कई बार तो मुझे लव गुरु नजर आती है आप। ये लव गुरु कैसे बन जाती है आप? एक तो हम लोग जिसको पढ़ा रहे हैं वो है 18 साल से बच्चे जो 12th वगैरह करके आते हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए, और उनको पढ़ाना रहता है हमें 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे आप समझ सकते हैं, जो 20 मिनट के रील्स देख रहे हैं उनको 4.5 घंटे रोकने का कितना मुश्किल हो जाता है। प्लस हमारे यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब पढ़ाई जाती है, तो कभी कभी मेरा क्लास लास्ट होता है इंग्लिश का क्लास। अब वो मैथ्स में, रीजनिंग में अपना दिमाग खपा चुके हैं। अब उनको अगर मैं बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल झेल जाएंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैं आपको फॉल के तीनों फॉर्म्स बताऊं। एग्जाम्पल आप दे रही है ना, तो सोचिए क्लास है, हम आज मैम का लाइव क्लास देखते हैं। चलिए, हम सब स्टूडेंट, मैडम क्लास ले रही है। चलिए, एक मैं मॉडल्स का क्वेश्चन बताती हूँ। अब जैसे मैं एक वर्ब की बात कर दूं, फॉल, फेल, फॉलन। अब आपको बैठा के मैं रटवाऊं फॉल, फेल, फॉलन और बोलूं कि देखो सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग होता है। अब आप कितना बोरिंग लगा सुन के। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, इससे तुरंत सब रिलेट कर लिए, है ना? क्योंकि दिल तो टूटता है सबका, ऐसी तैसी तो सबकी हुई है एक बार जिंदगी में।
अब जैसे मैंने कहा मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था, ये शुड और फॉलन दोनों आ गया। आई शुड नॉट हैव फॉलन इन लव। अब यहीं पर मैं एक बता दूं, कोलोकेशन का क्वेश्चन है कि यू फॉल इन लव, लेकिन हिंदी में तो कहते हैं कि मैंने प्यार कर लिया, मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था। करने का इंग्लिश तो डू है, तो मैं तो ये नहीं कह रही हूं शुड नॉट हैव डन लव। तो इंग्लिश में कोलोकेशन अलग है, मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा जिसमें आप सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग कर रहे हैं। फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन है। तो ये तीनों चीज मैंने समझा दिया एक सेंटेंस में, समझ में भी आ गया, माइंड भी फ्रेश हो गया और इतना बोरिंग भी नहीं लगा। आई होप। लेकिन मैम बोरिंग नहीं, आपने अपने वीडियो में कहा कि सरकारी नौकरी ले लो, लड़की भी आएगी, लड़के के पिता भी आएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी तो प्राइवेट में नहीं, मैंने थोड़ा और क्रूड लैंग्वेज कहा था। मैंने कहा तो वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा। और प्राइवेट जॉब्स वाले जो हैं वो अपनी सैलरी स्लिप उनको दिखाना पड़ता। देखो मैं 1 लाख कमा रहा हूं, मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं, इतने इंसेंटिव्स भी आके दें। और मैं आपको बताऊं, जो 10th करके MTS की नौकरी भी ले लेते हैं उनको सैलरी 30,000 मिलता है। मैं बता रही हूँ 10th की नौकरी पर, जो आप 10th के बेस पर जो नौकरी लेंगे, और सर उनको बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है और घर में रिश्ते आते हैं। तो सरकारी नौकरी का अपना अलग क्रेज है। प्रोफेसर चौहान हमारे साथ हैं। सर ने तो कोई नौकरी भी नहीं ली थी, उससे पहले छोकरी मिली। सर कैसे बताइए? उस सर का अपना, हर किसी का अपना अपना चार्म होता है। मतलब डिसहार्टन नहीं होना है, मायूस ना हो सर। नहीं, सी ऑन अ लार्जर कैनवस, दिस फैक्ट कि सरकारी नौकरियां हमारे समाज में एक अलग स्टेटस लेकर आती हैं। अगर एमटीएस आप समझ पा रहे हैं? समझिए मल्टीटास्किंग, पियोन मान। सर आपका एक क्लास ही ले लेते हैं ना, आप बता दीजिए ना आप किस तरह के क्लास देते हैं, छोटा सा, उसके बाद क्योंकि देखिए भाई के पास जाऊंगा। जब मुझे अपनी क्लास लेनी होती है तो सौभाग्य से मेरे पास ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि मुझे विद्यार्थियों को कहीं फंसाना है, ठीक है ना ही मुझे 5 लाख लोगों की क्लास लेनी है या 50,000 लोगों की क्लास लेनी है। मैं एक प्रोफेसर हूं और मेरे पास कैप्टिव ऑडियंस है, इसलिए मेरा काम है कि उनको संवेदनशीलता देना और क्रिटिकल थिंकिंग देना। इसलिए मैं जिन सवालों पे उठाता हूं वो, जैसे मान लीजिए अगर नीतू मैम वाला यही सवाल होगा तो मैं पूछूंगा कि इसका मतलब है कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो केवल ऐसे लड़के को ढूंढना है जो नौकरी करता हो, तो फिर सारी ताकत लड़के को ढूंढने में लगाएं, लड़कियों को ना ढूंढें। बट नो, दैट कैन नॉट बी डन। फिर हम बताते हैं कि अगर लड़कियां इस लायक बनेंगी कि वे खुद अपने पांवों पर खड़ी होंगी, तो फिर उनको ना तो किसी के लड़के की जरूरत होगी ना उसके बाप की जरूरत होगी, ठीक है ना, एकदम क्लियर बात। और हम वो थिंकिंग देने की कोशिश करते हैं अपने क्लासरूम में कि लड़कियां अपनी वर्थ को पहचानें, वो इस सरकारी नौकरी मात्र के भरोसे न रहें। ये अलग बात है कि उन्हीं में से किस लड़कियां बाद में सरकारी नौकरी लेती हैं और ग्रुप ए की लेती हैं। सर मैम की तरह, जो मैम जो कहती हैं रोज नहीं, मैम क्या बोलती हैं आप? रोज नहीं, रोजगार पर ध्यान दो। लेकिन कासिफ भाई, आप तो शायराना आदमी है, जरा ये समझाइए कि जब आप पढ़ाते हैं तो ये शायरी कहां कहां से निकल कर आती है? कुछ दर्द तो होगा दिल में छुपा हुआ, यूं ही नहीं निकलती। हाँ। शायरी से मुझे याद आया, मैं अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ एने ग्रेगरी, विलियम बटलर ईट्स की लिखी हुई पोएम है, जहां मैं बच्चों को सिखाता हूं और मुझे सिखाना पड़ता है कि जो इनर ब्यूटी होती है वही सब कुछ होती है, उसे देखो। तो ना किसी का पैसा देखो, ना किसी की शक्ल देखो, देखना है तो उसका दिल देखो। तो मुझे तो ये पढ़ाना पड़ता है। मैं पिछले 10 साल से एक 60 साल के इंसान की जिंदगी जी रहा हूं, बिकॉज बीइंग अ टीचर यू हैव टू कीप योर मोरल्स इंटैक्ट। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। एक टीचर एक मैच्योर इंसान माना जाता है, तो ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए भी, यंग होते हुए भी एक बहुत मैच्योरली मुझे पेश आना पड़ता है। सो जहां तक शायरी की बात है, वैसे तो ये इल्जाम मेरे पे सरासर गलत लगा है, मैं कुछ शायरी नहीं सुनाता हूं। कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें अगर करेक्ट करनी पड़ जाती हैं। मेरा मानना यह है कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए अगर जोकर भी बनना पड़े तो जोकर भी बन जाएगा, उसे जो रोल प्ले करना पड़े वो करेगा, बट उसका एक सोल ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं किसी तरह अपने स्टूडेंट्स को सिखा दूं।
एंड विद इन द लिमिट्स, वो लिमिट्स जो बनाई गई हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो उसी में शायरी भी सिखा देते हैं, शायरी भी पढ़ के सुना देते हैं, जैसे भी बच्चों का इंटरेस्ट उससे पैदा हो जाए वो करने की कोशिश करते हैं। तो चलते चलते कासिफ भाई, आप जरा एक बार सुना भी दीजिए हमें कुछ बातें जो ध्यान रखे स्टूडेंट्स, और मैं चाहूंगा कि आप भी सर और मैम आप भी कुछ बातें जो ध्यान रखें जब भी वो सोशल मीडिया के जरिए शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, छोटा छोटा। जहां तक बातों की बात आई है तो बातों से ही रिलेटेड कुछ सुना देता हूं। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। अरे बहुत गहराई वाला है। देखिए, मैं तो बहुत साधारण और बोरिंग बात करना चाहता हूं, और बोरिंग बात यह है कि शिक्षक को यह मत तय करने दीजिए कि आप क्या सोचेंगे, शिक्षक को यह भी मत तय करने दीजिए कि आप क्या पढ़ेंगे। ये एजेंसी शिक्षक को भी मत दीजिए, पेरेंट्स को तो बिल्कुल मत दीजिए, सोसाइटी को कतई मत दीजिए। हाँ, शिक्षक को से उम्मीद कीजिए कि वो आपको ये बताए कि आप ये कैसे पढ़ेंगे। शिक्षक से उम्मीद कीजिए कि वो आपको बताए कि आपको सोचना कैसे है, ना कि क्या सोचना है। क्योंकि एक बार आपके सोचने की, पढ़ने की, बोलने की एजेंसी आपके पास हुई तो आप डेफिनेटली एक बेटर इंसान बनेंगे और सो कॉल्ड सक्सेसफुल इंसान भी बनेंगे। और अगर आपने ये एजेंसी छोड़ दी और दूसरों को तय करने दिया कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, देन आई एम सॉरी, यू आर डूम्ड। थैंक यू। मैं यहाँ से, इस मंच से सभी जितने युवा हैं उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि अपने जीवन का सिर्फ 1 या 2 साल बहुत डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज की तैयारी में लग जाओ। चाहे वो आप इंग्लिश बोलना चाहते हो उसके लिए, चाहे कोई एग्जाम देना है उसके लिए, सिर्फ 1 या 2 साल बहुत जम के मेहनत करो। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी आगे आने वाले लोग हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स जो स्कूल टाइम के हैं वो ही क्यों ना मिलेंगे, वो जब मिलेंगे तो ये देखेंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और आपकी जब अर्धांगिनी भी आएगी तो वो भी, उनके फादर भी देखेंगे कि आपकी हैसियत क्या है। तो मैं मानती हूं पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि कोई आपको पसंद करे। और मैंने अभी हाल में, जैसे मेरे स्कूल के लोगों ने कहा कि हम लोग एक गेट टुगेदर करेंगे, तो मैंने उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखा कि जो स्कूल रीयूनियंस होते हैं दैट इज द बिगेस्ट स्कैम। क्योंकि कोई किसी को मिस नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से मिल के देखना चाहते हैं कि कौन किस लेवल तक पहुंचा है लाइफ में। तो इसीलिए अपने आप पे काम करिए, और सिर्फ अपने आप पे काम करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स के अलावा, एक बिटर ट्रूथ है, आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपकी कामयाबी पे दिल से खुश नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नीतू मैम, विजेंद्र सर, कासिफ भाई, आप सब लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे आने वाली पीढ़ी तक वो शिक्षा पहुंचा रहे हैं जो शायद आज से सालों पहले बहुत मुश्किल होता था उन तक पहुंचना। लेकिन हम बस इतना ही कहेंगे कि ध्यान रखिए, जो आपको जो परोस रहा है, जैसे हम खाना परोसते तो सूंघते हैं, समझते हैं, टेस्ट देखते हैं, उसके बाद ही तो अंदर लेते हैं, उसी तरह से जो शिक्षा आपको दे रहा है उसको भी देखिए, परखिए और उसके बाद अपनी समझ लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।